नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यानी कि वित्तीय पूर्वानुमान, जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। वित्तीय पूर्वानुमान। वित्तीय पूर्वानुमान में मूलभूत सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है, जिन पर क्रमबद्ध नियोजन किया जाता है। इसलिए वित्तीय परिणामों का पूर्वानुमान व्यावसायिक नियोजन का एक अभिन्न अंग है, जिसमें सभी प्रबंधक प्रतिस्पर्धात्मक, तकनीकी तथा सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए एक विशेष अवधि की वित्तीय क्रियाओं का नियोजन करता है। कभी कभी वित्तीय पूर्वानुमान को संस्था की भावी कार्यवाही के नियंत्रण उपकरण के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ वित्तीय पूर्वानुमान का आशय वित्तीय विवरणों के माध्यम से संभावित कार्यवाही को सुव्यवस्थित पूर्व अनुमानित करना है, यानी कि एक पूर्वानुमान दी गई परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप क्या होने जा रहा है की भविष्यवाणी है। यह एक प्रकार से भावी घटनाओं एवं दशाओं का मूल्यांकन है। वित्तीय पूर्वानुमान का आशय संस्था के लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे में दी गई मदों से संबंधित सूचनाओं एवं भूतकालीन समंकों का उपयोग करते हुए उपक्रम की भावी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने से है। वित्तीय पूर्वानुमान और वित्तीय नियोजन ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। वित्तीय पूर्वानुमान केवल भावी वित्तीय घटनाओं का निर्धारण करता है, जबकि वित्तीय नियोजन भावी योजनाएं बनाने की प्रक्रिया है। वित्तीय पूर्वानुमान में घटनाओं की भूतकालीन निष्पत्ति पर विश्वास किया जाता है, अर्थात पूर्वानुमान भूतकालीन समंकों के विश्लेषण पर निर्भर करता है, जबकि वित्तीय नियोजन इससे आगे का कदम है। यह बहुत कुछ न केवल वित्तीय पूर्वानुमानों से सूचनाएं लेती है, बल्कि संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी क्या कार्यवाही करती है उसके बारे में विचार करता है। वित्तीय नियंत्रण जो केवल भावी घटनाओं का अनुमान का बोध कराता है, जबकि वित्तीय नियोजन में नियंत्रण की एक निर्मित क्रियाविधि होती है। इसके माध्यम से बजटरी नियंत्रण तकनीकों के द्वारा नियोजन को प्रभावी बनाया जा सकता है। वित्तीय पूर्वानुमान तथा वित्तीय नियोजन दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने वित्तीय नियोजन के बारे में जानकारी ली थी और आज हम वित्तीय पूर्वानुमान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग रूप में ही इसका अध्ययन करना है। वित्तीय पूर्वानुमानों की उपयोगिता। वित्त प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का जीवन चक्र चलाने में सहायक होता है। इसकी आवश्यकता सभी प्रकार के व्यवसायों में पड़ती है। यदि आवश्यकता से कम अथवा अधिक वित्त का अनुमान लगाकर इसकी व्यवस्था की जाती है, तो यह व्यवसाय के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है। अतः उचित एवं पर्याप्त वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण सुदृढ़ वित्तीय पूर्वानुमानों के द्वारा ही लगाया जा सकता है। इसके माध्यम से हम रोकड़ शेषों का अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं। वित्तीय पूर्वानुमान की तकनीकें विशेषतः रोकड़ शेषों के अनुकूलतम उपयोग के संबंध में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है। वित्तीय पूर्वानुमानों की सहायता से रोकड़ जो व्यवसाय में निष्क्रिय पर पड़ी रहती है, उसका भी विनियोग करके अर्जनों में सुधार किया जा सकता है। वित्तीय क्रियाओं पर नियंत्रण। वित्तीय पूर्वानुमान को नियंत्रण तकनीक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसके आधार पर निष्पादन प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं।
तथा इनकी वास्तविक निष्पत्ति से तुलना करके परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे वित्तीय प्रबंधक को निर्धारित प्रमापों से विचलन की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे सुधारकर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। विचलन यह स्पष्ट करते हैं कि यह योजनाएं अवास्तविक हैं, जिन्हें अप्रत्याशित या अनियंत्रित घटनाओं के संदर्भ में आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। उच्च साख योग्यता। विस्तृत वित्तीय पूर्वानुमान कार्यक्रमों से व्यावसायिक क्षेत्र में संस्था की साख योग्यता में वृद्धि होती है। बैंक ऐसी संस्था से बहुत प्रभावित होते हैं तथा इन्हें आसान एवं सुविधाजनक शर्तों पर ऋण देने से नहीं डरते। ऐसा इसलिए होता है कि बैंकों को संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं की मात्रा, समय तथा इन कार्यक्रमों का संस्था की लाभदायकता एवं तरलता पर प्रभावों के बारे में प्रबंध से विचार विमर्श करने का मौका मिलता है और यह उच्च साख योग्यता का आधार बनती है। निर्णय में सहायक। वित्तीय पूर्वानुमान पूंजी विनियोजन, वार्षिक उत्पादन स्तर, वांछित परिचालनात्मक कुशलता, कार्यशील पूंजी आदि के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में सहायक होती है। वित्तीय पूर्वानुमानों के माध्यम से ही हम भविष्य में अपने उत्पाद के बारे में क्या निर्णय, क्या नीतियां अपनानी हैं के बारे में जानकारी लेते हैं कि भविष्य में किस तरह का माल उपभोक्ता को पसंद आएगा, किस तरह की तकनीकें बाजार में होंगी, उनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। वित्तीय पूर्वानुमान की तकनीकें। प्राय वित्तीय पूर्वानुमान की कई तकनीकें काम में ली जाती है। मुख्य रूप से हम इस अध्याय के अंदर प्रतिरूप या प्रक्षेपित वित्तीय विवरण, रोकड़ बजट, रेखीय बहुगुणी प्रतिगमन, सूक्ष्म ग्राह्यता विश्लेषण और अनुरूपण के बारे में जानकारी लेंगे। प्रतिरूप या प्रक्षेपित वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण जो संस्था की परिचालन लाभदायकता तथा भावी वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं, प्रक्षेपित वित्तीय विवरण कहलाते हैं। ये प्रक्षेपित वित्तीय विवरण दूसरी प्रकार के वित्तीय बजट हैं, जिन्हें अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में प्रयोग में लिया जाता है। ये प्रक्षेपित विवरणों को तैयार करने के लिए समंक एवं सूचनाएं मूल रूप से उस अवधि के विभिन्न बजट एवं पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों से उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार के बजट जो हैं अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्था के अपेक्षित आय स्तर, व्यय तथा अन्य परिचालन तत्वों से प्राप्त सूचनाओं का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। गत अवधि के वित्तीय विवरण मूल संरचना तथा प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं। जब सभी आवश्यकता हो, अनेक प्रकार की मान्यताओं के आधार पर इन प्रक्षेपित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के कोई कठोर नियम नहीं होते हैं। इनके लिए कुछ अंकों का गणना करके भूतकालीन तथ्यों पर आधारित अनुपातों की सहायता से तुलना की जाती है और कुछ अनुमान के आधार पर प्रक्षेपित आय विवरण और प्रक्षेपित चिट्ठा इसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसी से मिलता जुलता अध्याय हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने वित्तीय विश्लेषण की तकनीकों के बारे में जानकारी ली थी। उसमें भी इसी से संबंधित बातें बताई गई थी। प्रतिरूप या प्रक्षेपित आय विवरण। प्रतिरूप या
प्रक्षेपित आय विवरण के लिए हमें कई तथ्यों की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य संभावित आय, लागतों, लाभ, कर, लाभांश तथा अन्य वित्तीय हितों की उचित अनुमान लगाने हेतु किया जाता है। इसके लिए हमें विक्रय की आवश्यकता होती है, यानी यह विवरण भावी अवधि की अनुमानित बिक्री के आधार पर तैयार किया जाता है। बिक्री का अनुमान अनुभव पर आधारित नियम अथवा बाजार शोध या आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाता है। दूसरा है विक्रय माल की लागत। विक्रय किए गए माल की लागत का अनुमान उत्पादन अनुसूचियां बनाकर किया जाता है। सर्वाधिक शुद्ध अनुमान क्रय, उत्पादक श्रम और ऊपरी व्यय लागतों के विस्तृत विश्लेषण में सहायक होता है। अतः विक्रयित माल की लागत का अनुमान भूतकाल में बेचे गए माल की लागत की बिक्री के अनुपात से ज्ञात किया जा सकता है। विक्रय एवं प्रशासनिक व्यय, इन दोनों ही मदों का सामान्यतः अग्रिम बजट बना लिया जाता है, क्योंकि इनके अनुमान यदाकदा ही शुद्ध होते हैं। कुछ वित्तीय विश्लेषकों द्वारा भूतकालीन अनुभव के आधार पर विक्रय के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में विक्रय एवं प्रशासनिक व्ययों को निश्चित कर दिया जाता है। अन्य मदों के अंतर्गत आय एवं ब्याज कर से पूर्व शुद्ध आय की गणना के लिए लिया जाता है। कर पश्चात शुद्ध अनुमानित आय की गणना के लिए आयकर को निर्दिष्ट दरों पर घटाया जाता है और अंत में लाभांश भुगतान करने से पूर्व निर्धारण उचित दर करके हम उस शुद्ध लाभ को कर पश्चात शुद्ध अनुमानित आय में से घटा देते हैं। यानी कि हमें अन्य मदों के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होती है। प्रक्षेपित या प्रतिरूप आय विवरण के लिए ये आवश्यक तथ्य होते हैं। जब हम प्रक्षेपित चिट्ठा या बैलेंस शीट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें बाजार के विभिन्न अनुमानों को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रक्षेपित चिट्ठा बजट अवधि के अंत में वित्तीय स्थिति के अनुमानों को दर्शाता है। यह वित्तीय प्रबंधक को यह बताने में सहायता करता है कि किस सीमा तक संस्था की वित्तीय स्थिति बजट अवधि में संस्था की विनियोजित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप सुदृढ़ है या कमजोर है। इसके लिए हम नियोजित उत्पादन स्तर के परिचालन हेतु आवश्यक सभी स्थायी संपत्तियों, चालू संपत्तियों का पूर्वानुमान करते हैं। दायित्व जिन्हें बिना किसी बातचीत के अनुमानित किया जा सके, चिट्ठे की तिथि को शुद्ध कीमत और प्रक्षेपित संपत्तियों की कुल साधन यानी दायित्व, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, स्थायी संपत्तियों, चालू संपत्तियों के बारे में जानकारी ली थी और साथ में अमूर्त संपत्तियों के बारे में जानकारी ली थी। लेकिन जब हम प्रतिरूप चिट्ठे की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें दायित्वों के बारे में भी जानकारी लेनी होती है। यहाँ हमें देखना होगा कि जो हमारे दायित्व हैं उनके अंतर्गत क्या परिवर्तन आया है, उनके बारे में हम क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जहाँ तक संपत्तियों की बात है तो संपत्तियों में स्थायी संपत्तियों, चालू संपत्तियों के अंदर हमें देनदार या प्राप्य विपत्र, स्टॉक और रोकड़ बैलेंस यानी कि नगद शेष पर ध्यान देना है, उनके बारे में पूर्वानुमान लगाना है। दायित्वों में विभिन्न प्रकार के दायित्वों को शामिल किया जाता है, जिसमें लेनदार या देय विपत्र को शामिल किया जाता है। बकाया दायित्व जैसे कि उपार्जित मजदूरी एवं अन्य व्ययों की गणना आदि का हमें विभिन्न प्रकार की भुगतान पैटर्न्स, उत्पादन अनुसूचियाँ, भुगतान अंतराल आदि के बारे में हम इनके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। प्रक्षेपित चिट्ठा बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि भूतकालीन समंकों के आधार पर
भविष्य की दरों का निर्धारण किया जाना है। कर एवं लाभांश के लिए प्रावधान प्रक्षेपित चिट्ठा बनाते समय उचित प्रकार से करना चाहिए। इस राशि का अनुमान प्रारंभिक शेष में से नए शेष को जोड़कर तथा अवधि विशेष में किए जाने वाले भुगतानों को घटा करके किया जाता है। दीर्घकालीन दायित्वों का अनुमान भी आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि इनकी राशि दीर्घकालीन ऋण लेने वाले एवं चुकाने वाले की वित्तीय योजना पर निर्भर करती है। और नेटवर्थ यानी शुद्ध मूल्य हमारा अंश पूंजी और संचयों एवं आधिक्यों की राशि जो होती है वह हमारी नेटवर्थ होती है। किंतु इसके लिए विद्यमान शुद्ध कीमत में अंशों की बिक्री, अंशों के शोधन को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। प्रक्षेपित चिट्ठे को संतुलित करना। कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रक्षेपण करने के उपरांत वित्तीय प्रबंधक शेष राशि का निर्धारण करने के लिए दोनों का मिलान करता है। चूँकि चिट्ठे की प्रत्येक मद स्वतंत्र रूप से भावी नीतियों एवं संभावित दशाओं के संदर्भ में अनुमानित की जाती है, इसलिए संपत्तियों एवं दायित्वों का योग समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि अनुमानित संपत्तियां प्रत्याशित दायित्व एवं शुद्ध कीमत से अधिक है तब शेष की राशि अतिरिक्त कोष होगी, और अगर विपरीत दशा है तब अधिक के न्यूनतम वांछित रोकड़ को के अतिरिक्त नकद को बताएगी। तो ये हमें प्रक्षेपित चिट्ठे को बनाने के लिए ध्यान में रखना है।